नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में हाहाकार दिखाई दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर दिखाई दिया है और चीन की चाल का असर दिखाई दिया। भारत में सेंसेक्स 2200 अंकों के रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इन्वेस्टर्स के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। शेयर मार्केट में तबाही सिर्फ भारत में नहीं हुई, चीन से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग से लेकर ताइवान तक हर जगह के शेयर मार्केट में यही हाहाकार देखने को मिला। टैरिफ वॉर शुरू करने वाले अमेरिका के शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई। अमेरिका में तो ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है। इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं और दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के खिलाफ काउंटर अटैक किया है। इसका असर भी हुआ। यूरोपीय यूनियन भी इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि 50 से ज्यादा देशों ने टैरिफ प्लान के बारे में ट्रंप से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और प्रेसिडेंट ट्रंप इन देशों के साथ बात करके बीच का रास्ता निकालेंगे। अब हमारे सामने सवाल है कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी नई चुनौतियां हैं, क्या चैलेंज हैं, हमारी सरकार की नीति क्या है, सरकार कर क्या रही है और एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि दुनिया भर में आज स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ। शेयर मार्केट में आज का दिन एक और ब्लैक मंडे साबित हुआ। आज दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक के शेयर बाजारों में 5 से लेकर 10% तक की गिरावट आई, जो काफी बड़ी गिरावट है। आज सुबह सुबह जैसी ट्रेडिंग शुरू हुई तो सेंसेक्स 3,900 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, यानी 29,000 पॉइंट गिर गया। निफ्टी में भी 5% से ज्यादा की गिरावट आई। ऑटो, आईटी, रियलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर और मेटल कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। निफ्टी के बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी 3% से ज्यादा गिर गए। बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। शेयर बाजार में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों की कीमत पिछले फ्राइडे के मुकाबले 403 लाख करोड़ रुपए से घटकर 389 लाख करोड़ रुपए रह गई। सेंसेक्स 2,227 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में 3.24% यानी 743 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को शेयर मार्केट में जो गिरावट आई थी वो ट्रंप के टैरिफ प्लान के रोल आउट होने के कारण थी और आज शेयर मार्केट में जो भूचाल आया उसकी वजह था चीन का रिटेलिएशन। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी, 34% का काउंटर टैरिफ लगा दिया, बहुत से रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप ने जो टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर शुरू की है वो लंबी चलेगी, इसलिए शेयर मार्केट में भी वोलेटाइल कंडीशन बनी रहेगी। मार्केट स्टेबल होने में वक्त लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ट्रंप के इस रुख का सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। भारत पर इसका असर होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी है और एक्सपोर्ट पर कम डिपेंडेंट है। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप मचा हुआ है। टैरिफ वॉर अब लॉन्च हो गई है क्योंकि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं। यूरोप की तरफ से उम्मीद है कि वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, टैरिफ वॉर छिड़ जाएगी और टैरिफ वॉर आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही तकलीफ का, दिक्कत का शिकार है। तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी जो अभी स्लो डाउन का शिकार थी वो अब रिसेशन में जाने की क्लियर कट संभावना है। जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की बात होगी, टैरिफ वॉर लॉन्च होगी, तो मार्केट्स पे उसका नेगेटिव असर आएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रहा है। बट अभी जो हमारे यहाँ हालात दिख रहे हैं वो ग्लोबल हालात ख़राब होने के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा स्टेक है हिंदुस्तान की मार्केट्स में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। दूसरा,
यूएस की इकोनॉमी डाउन जाती है तो हमारा आईटी बीपीओ हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमीज कनेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालात चल रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, ये तो सही है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे शेयर मार्केट पर कम असर दिखाई दिया। इसकी वजह समझने की जरूरत है। एक वजह तो ये कि ट्रंप ने भारत पर सिर्फ 26% टैरिफ लगाया और चीन पर 34%, कंबोडिया पर 49%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और थाईलैंड पर 46% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा वो भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि इस टैरिफ वॉर में भारत के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है, क्योंकि चीन और आसियान के बाकी देशों का एक्सपोर्ट गिरेगा। ऐसे में भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर उद्योग और टैरिफ से बचे दूसरे सेक्टर्स इस मौके का फायदा उठा सकेंगे। जानकारों का कहना है अगर भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है, भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए तैयार हो जाता है, तो ये मुसीबत, ये क्राइसिस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपदा अवसर हो सकती है। Of course, it's an opportunity for India, but India has to work to convert this opportunity into real gains. For this, India needs to take deep reforms in each of these sectors to benefit. The global value chains will restructure because of this country-level uneven tariffs. And many of the goods like electronics, machinery, labor-intensive goods like textiles and garments, which were being produced in China, Vietnam competitively, now, because of the high labor content in these goods, some of the global manufacturers may find relocating to India very attractive. अब जरा एशिया का हाल देख लेते हैं। भारत के अलावा एशिया के जितने भी शेयर बाजार हैं उनमें भारी गिरावट देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 13% से गिरकर 28 साल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ताइवान का टाइएक्स इंडेक्स करीब 10% गिरा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का निक्के इंडेक्स करीब 9% गिरकर पिछले 1.5 साल के मुकाबले सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स और मलेशिया के शेयर बाजार में 4% की गिरावट आई। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज आज करीब 8% के नुकसान के साथ बंद हुआ। सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के एक स्टॉक एक्सचेंज में आज पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। एएसएक्स इंडेक्स 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स के $100 बिलियन से ज्यादा की रकम डूब गई। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा, आज शेयर बाजार में जो कुछ देखने को मिला वो कत्लेआम है। सिडनी के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीफ इकोनॉमिस्ट टिम हार्टकोट ने कहा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान दिखी थी। लेकिन इस बार की तबाही सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से है और वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। टिम हार्टकोट ने कहा, दुनिया के तमाम जानकार, इकोनॉमी के एक्सपर्ट कई साल से कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन बहुत डेंजरस है, इससे तबाही मचेगी और आज वही हो रहा है। Tariffs hurt workers, they hurt jobs, they are inflationary, and they ultimately hurt superannuation. And now we're seeing that on the share market. And for those people who were, anti-free trade all those years, and they called for protection on the left and on the right, they're seeing the actual consequences of someone actually doing it, as Donald Trump said he would. It is true that unlike the GFC, this is not emanating from some shock in financial markets that we saw with Lehman Brothers. This is a deliberate policy move by the United States. We've seen other countries try protectionist policies, but they haven't quite had the same ripple effect. Countries like Argentina and so on. But this is the United States, the world's largest economy. Across the board tariffs on every country, including countries that just have penguins, no people. And we're seeing the policy impact and now the impact on how markets reacting. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लोगों को भरोसा दिया है कि इस मुश्किल से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं
ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के इस झटके को बर्दाश्त करने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमर्स मिनिस्टर जिम चामर्स ने कहा, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर उतना टैरिफ नहीं लगाया जितना दुनिया के कई और देशों पर लगाया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी इस मुश्किल से उबर जाएगा। We are seeing very substantial volatility now in global stock markets and in our own markets as well. What we're seeing here is the impact of a series of bad decisions taken about tariffs, and the whole world is trying to get their head around the impacts on their own economies and the global economy as well. For Australia, there's really three channels that we are monitoring very closely. The overall impact on the global economy and global demand is obviously troubling. The direct impact of these tariffs we believe to be manageable in the Australian economy. And also, thirdly, the difference between the 10% levied on Australian exports into the US versus some higher tariffs being imposed by other countries as well. अब मैं आपको यूरोप का हाल बता देता हूं। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के शेयर मार्केट में भी कत्लेआम मचाया। जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में 10% की गिरावट आई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का FTSE इंडेक्स करीब 6% गिरकर पिछले एक साल में सबसे लो लेवल पर पहुंच गया। फ्रांस के CAC इंडेक्स में भी करीब 5% की गिरावट देखी गई और ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 20% और ब्रिटेन पर 10% का टैरिफ लगाया। इससे इन्वेस्टर में जबरदस्त डर है, खौफ है। वो शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इसका असर जाहिर है बाजार पर दिख रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने ट्रंप के टैरिफ को ग्लोबलाइजेशन का अंत करार दिया है, एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्टारमर ने कहा वो बहुत जल्द ट्रंप के टैरिफ से निपटने के उपायों का ऐलान करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ये फैसले दूसरे देशों के साथ साथ खुद अमेरिका के लोगों को भी परेशान किए हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ वॉर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हैंड्स ऑफ रैलियां आयोजित की गई हैं। देश के अनेक शहरों में लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप की पॉलिसीज पर अपना विरोध जताया। अमेरिकी शेयर मार्केट में पिछले हफ्ते आई गिरावट की वजह से अमेरिकी इन्वेस्टर्स के $5 ट्रिलियन डूब गए, जिससे आम लोगों में ट्रंप के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी गए जाने वाले बिलियनियर बिल एक्मैन ने आशंका जताई है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की चपेट में आ सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बिल एक्मैन ने ट्रंप के टैरिफ वॉर को इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर करार दिया है। अमेरिका के बहुत से इकोनॉमिस्ट टैरिफ वॉर का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी जेमी डियन ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी जनता का जीना मुहाल हो जाएगा, इसलिए ट्रंप को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ कम करने से इनकार किया है। ट्रंप चाहते हैं कि पहले सभी अमेरिकी एक्सपोर्ट टैक्स पर कम करें, उसके बाद वो किसी देश से बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि टैरिफ के ऐलान के बाद से करीब 50 देशों ने टैरिफ डील के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया है। वियतनाम ने कहा वो अमेरिकी एक्सपोर्ट पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर देगा। ताइवान, इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी टैरिफ पर अमेरिका के सुलह समझौते के संकेत दे दिए हैं। जापान ने भी कहा कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके टैरिफ का झगड़ा खत्म करना चाहता है। ट्रंप के टैरिफ की मार की चपेट में अमेरिका का करीबी दोस्त इजराइल भी आ गया है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ टैरिफ नेगोशिएट करना चाहते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलहाल टैरिफ कम करने पर किसी भी देश से बातचीत करने से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका से अरबों का मुनाफा कमाने वाले देश ये पैसा वापस नहीं करते, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में होने वाले प्रोटेस्ट पर ट्रंप ने कहा कि गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा पीनी ही पड़ती है। अमेरिकी लोगों को जब इस कड़वी दवा का असर दिखेगा तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे और लोग उन्हें थैंक यू कहेंगे। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. मैं नहीं चाहता कि कोई चीज नीचे जाए,
लेकिन कई बार आपको कुछ चीजें दुरुस्त करने के लिए दवाएं लेनी पड़ती हैं। मैंने बहुत से नेताओं से बात की है, यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया के नेताओं से। वो हमसे सौदेबाजी के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम आपके देश के साथ घाटे में व्यापार नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि व्यापार घाटे का मतलब हमारा नुकसान है। हम ट्रेड सरप्लस तक ले जाना चाहते हैं, या कम से कम हम बराबरी पर तो आना ही चाहेंगे। मैंने जो टैरिफ लगाए हैं उनमें बहुत कम समय में हम ट्रिलियन ऑफ डॉलर हासिल करेंगे। टैरिफ का असर होने लगा है। अब सवाल यह है कि बाजार में क्या हो रहा है। मैं तो ये नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि हमारा देश पहले से मजबूत हुआ है। लेकिन चीन हो, यूरोपीय संघ हो या दूसरे देश, मैं सबके साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को खत्म करना चाहता हूं, और उन्हें ऐसा ही करना होगा। और अगर वो इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं, वरना मैं क्यों ही उन सब से बात करूंगा। वो बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो हमें साल दर साल ढेर सारे पैसे देने को राजी नहीं होते, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी है। हालांकि आप देखें कि कोई देश अमेरिका से, ट्रंप से टकराव नहीं चाहता, पर ट्रंप ने सबको मजबूर कर दिया है, आओ मुझसे लड़ो। अब पूरी दुनिया में सेंटिमेंट यह है कि ग्लोबलाइजेशन का एंड होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, और इसी सेंटिमेंट का, इसी डर का, इसी कंफ्यूजन का असर स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट का उठना गिरना आप जानते हैं सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। चाइना के रिटेलिएशन का असर भी हुआ है, इसीलिए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट है। अब भारत की नजर से देखें तो दो तीन बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। एक तो यह कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स को मदद करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को 5 प्रपोजल भेजे हैं। इनमें सब्सिडी स्कीम जारी रखने का सुझाव है और बैंक क्रेडिट बढ़ाने का सजेशन भी है। दूसरी बात यह कि भारत टैरिफ्स को लेकर अमेरिका के साथ झगड़ा नहीं चाहता। भारत की नीति है कि नेगोशिएट करके जितना हो सके टैरिफ कम कराया जाए, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने मोलभाव करने के लिए अपनी पोजीशन काफी स्ट्रांग कर ली है। तीसरी बात यह कि ट्रंप सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर रुक जाने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका की डिमांड्स और बढ़ेंगी, इसीलिए इकोनॉमी पर और स्टॉक मार्केट पर यह प्रेशर तो लगातार बना रहेगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता उन सेक्टर्स को लेकर है जिनमें करोड़ों किसान मजदूर काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, एग्रीकल्चर। भारत सरकार इसी को सबसे पहले संभालने की कोशिश में लगी है, किसी तरह किसान को, मजदूर को नुकसान ना हो। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इन्हीं सेक्टर्स के लो टैरिफ के लिए नेगोशिएशन किया जाएगा। जहां तक भारत के इन्वेस्टर्स का सवाल है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ये हालात बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि पैनिक में शेयर्स बेचने की भी जरूरत नहीं है। कुछ जगह तो शेयर्स खरीदने का अच्छा मौका है, लेकिन अपना सारा पैसा मार्केट में डालने की भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स से तो बस यही कहा जा सकता है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। दुनिया में मंदी आने के डर से कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $60 पर बैरल तक गिर गई हैं, जो पिछले 4 साल में सबसे कम है। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने आज रसोई गैस की कीमत भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी। अभी तक 803 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था वो अब 853 रुपए में मिलेगा, जबकि उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को रसोई गैस का सिलेंडर अब 500 के बजाय 550 रुपए में मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन एलपीजी सप्लाई करने वाली कंपनियों का घाटा 41,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इसलिए सिलेंडर की कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। On 5th October 2023, the targeted subsidy on an LPG cylinder increased to 300 rupees. Now, this has resulted in a cumulative loss of 41,338 crores last year. Average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along,
as it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. जब सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं, जाहिर है गैस कंपनियों को भारी नुकसान होता है, फिर इसकी भरपाई के लिए दाम बढ़ाने पड़ते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, पर अल्टीमेटली इसका असर तो आम जनता की जेब पर होगा। 50 रुपए काफ़ी होते हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में टीचर्स भर्ती घोटाला अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। आज ममता बनर्जी ने टीचर से मुलाकात की, साफ साफ कहा भले उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन वो 25,000 से ज़्यादा टीचर्स को निकालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी। असल में ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित टीचर्स को बातचीत के लिए बुलाया था। ममता ने टीचर्स को भरोसा दिलाया, उनके जिंदा रहते किसी भी योग्य टीचर की नौकरी नहीं जाएगी। ममता ने कहा बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ममता ने यह भी कहा कि जिन लोगों में नौकरी देने की ताकत नहीं है, वो मुखौटा लगाकर हजारों टीचर्स की नौकरी से खेल रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहते वो कामयाब नहीं होंगे। ममता ने कहा अगर कोर्ट का आदेश मानना भी पड़ा तो उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस आता है तब तक टीचर्स अपना काम करते रहें। अगर कोर्ट नौकरी से मना करता है तो वो उनके लिए 2 महीने में नौकरी का इंतजाम कर देंगी। যখন কেউ পথ দেখায় পথের মধ্যেই পথ খুঁজে নেয়, পথে চলতে গেলে গর্ত আসতে পারে। सड़क पर चलते समय गड्ढे हो सकते हैं। जब आप सड़क पर चलते हो तो कुछ सड़कें टूटी हो सकती हैं, लेकिन लोगों को उस टूटी सड़क को पार करके सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। तो हमारा प्लान ए तैयार है, प्लान बी तैयार है, प्लान सी तैयार है, प्लान डी तैयार है और प्लान ई तैयार है। इन योग्य शिक्षकों की नौकरी नहीं जानी चाहिए। अभी तक तो किसी को नौकरी से टर्मिनेट किया नहीं है। किया है क्या? क्या कोई नोटिस मिला है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको क्या कोई बाहर कर सकता है? जाओ ना, अपना अपना काम करो ना। आपको काम करने से किसने रोका है? आप बच्चों को शिक्षा दीजिए ना, आप बच्चों को पढ़ाइए ना, आप स्कूल में क्लास करिए ना। कोई भी वॉलंटरी सर्विस कर सकता है, लेकिन कोई घर नहीं जाएगा। তখন যদি সুপ্রিম ভলেন্টারিলি সার্ভিস কিন্তু ममता बनर्जी ने 40 मिनट लंबा भाषण दिया, कई इमोशनल बातें की, राजनीतिक विरोधियों को टारगेट किया। इस फैसले से प्रभावित टीचर्स को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, आगे की कानूनी लड़ाई भी सरकार मजबूती से लड़ेगी। लेकिन ममता की बातों का उन टीचर्स पर कोई असर नहीं पड़ा जिनका भविष्य खतरे में है। टीचर्स ने ममता का भाषण सुना और फिर सवाल किया कि गलती किसकी है। कार्यक्रम के बाद टीचर्स ने कहा गलती ममता बनर्जी की सरकार की है, उनके मंत्रियों की है, उन अफसरों की है जिन्होंने करप्शन किया, लेकिन कलंक टीचर्स के माथे पर लगा है। टीचर्स ने कहा कि ममता बनर्जी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्हें लॉलीपॉप थमा रही हैं, लेकिन अब उन्हें ममता पर कोई भरोसा नहीं है। मैं अयोग्य स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम योग्य। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन अब मेरे को गलत एक ठप्पा, एक कलंक दे करके मेरे को बोला जा रहा है कि अयोग्य और तुम जाओ। आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वॉलंटरी। व्हाई विल वी डू अ सोशल सर्विस? वी आर टीचर्स, व्हाई वेयर आर आवर फ्यूचर्स? वी हैव किड्स, वी हैव फैमिलीज। By the 7 years we are doing हमारा मेंटल स्टेट नहीं है कि हम फिर से री एग्जाम दे पाएंगे। इतना करप्शन हुआ है दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट एंड सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिन्होंने हमको नियोग दिया है, उन्होंने मिलित होकर इतना करप्शन किया है, इतना करप्शन किया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया। इसलिए गवर्नमेंट का मुख पूरा गया। ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल तार मुख पूरा गया, इसलिए क्या बोलेगा लॉलीपॉप दिया। ये देशवासी को हम कहना चाहते हैं, देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। इतना सारी घोटाला, इतना बड़ो एजुकेशन का घोटाला
पश्चिम बंगाल तो हर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मुख में गरम लोहा लेकर हम लोग कठिन आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इस सारे झगड़े में बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया। जिस वक्त ममता स्टेडियम में टीचर से मिल रही थी, उस वक्त असेंबली के बाहर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी टीचर भर्ती घोटाले के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। उनके साथ बीजेपी के कई विधायक मौजूद थे। ढोल मंजीरों के साथ अधिकारी ने ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुभेंदु ने ममता को जेल भेजने की मांग की, उनका इस्तीफा मांगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी टीचर के साथ खड़े होने का ड्रामा कर रही हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जा रही है और ममता कुछ लोगों से मिलकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। हकीकत यह है कि ममता की सरकार में हो रहे करप्शन की वजह से ही टीचर्स की नौकरी गई। सबको नहीं बुलाया। 26,000 अफेक्टेड, सी अलाउड ओनली 7,000। कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं हुआ। ये लोग को सिविक टीचर बनाने का प्लान बनाया। ये लोग मेरिटोरियस है, इसका एकेडमिक तगड़ा है। कोई टीचर सिविक बनने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्रो का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास OMR का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस घोटाले में उनकी सरकार के मंत्री पहले से ही जेल में हैं, अब टीचर्स सड़कों पर हैं। लेकिन ममता कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग दे रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ममता कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, टीचर्स के साथ खड़ी रहेंगी और ये कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। ये कहने के अलावा ममता के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस बात को टीचर्स भी अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्हें ममता की बात पर भरोसा नहीं है। ममता कह रही हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन टीचर्स पूछ रहे हैं उनकी नजरों में योग्य कौन है। वो पूछ रहे हैं जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर वो नौकरी कैसे देंगी। इसका जवाब ममता ने नहीं दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी देश भर में जमकर हंगामा हो रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद अब वक्फ बिल कानून बन चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, AIMIM जैसी पार्टियों के अलावा जमीयत जैसे कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ एक्ट के खिलाफ 10 पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब होगी। इस दौरान आज वक्फ एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर की असेंबली में जमकर हंगामा देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में नए कानून की कॉपी फाड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने अपनी काली जैकेट फाड़कर सदन में लहराई, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। असल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और 9 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने वक्फ एक्ट पर सदन में चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था। लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने यह कहकर सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए कि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसी दौरान बीजेपी विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी।
लेकिन जैसे ही कार्रवाई फिर शुरू हुई, सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सलमान सागर और एजाज जान ने नए कानून की कॉपी फाड़ी और पेपर की चेयर की तरफ उछाल दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि वक्फ को लेकर जो नया कानून बनाया गया है वो मुल्क के लिए सही नहीं है, इसलिए सदन से लेकर सड़क तक जहां भी होगा उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ये संविधान जो है इस पे हमला हो रहा। आप कहेंगे कैसे? फेडरलिज्म पे हमला, सेक्युलरिज्म में पे हमला, जो आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट्स, हमारे धार्मिक मसले मामलात पे हमला, तो इससे क्या मातम हो सकता है? हम ये अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हम हर फोरम में जो भी हमें जगह मिलेगी हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना दर्द सुनाएंगे। बीजेपी ने सदन में इसका विरोध किया था। सदन के बाहर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, आज सदन में जो हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्पीकर के बीच फिक्सिंग थी। उन्होंने जानबूझकर सत्ता पक्ष को हंगामा करने का मौका दिया और बाद में नियमों का हवाला देकर उसे रिजेक्ट कर दिया। स्पीकर साहब को भी पता था कि इस बिल को डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट में पास है और अब सब जुडिस से ये डिस्कस हो ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए उन्होंने उनको 10-15 मिनट शोर करने के लिए देने थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि जो बिल पास हो गया, जिस बिल को राष्ट्रपति महोदया ने मोहर लगा दी, जो अभी सब जुडिस भी है, यूनियन टेरिटरी की असेंबली में उसे क्यों डिस्कस करना? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये फिक्स मेट्स स्पीकर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का था। मीडिया में इसको उछाल के कश्मीर में फिर लोगों को गुमराह करना था, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आ रही है और वही आज भी किया। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सदन में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, लेकिन सदन के बाहर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा उन्हें उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ मिल गए हैं। वो आज सदन में आने के बजाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू को ट्यूलिप गार्डन घुमा रहे थे और असेंबली में उनकी पार्टी के विधायक दिखावे के लिए वक्फ एक्ट पर हंगामा कर रहे थे। यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परास साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा, 1 महीना ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होकर बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते हम। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं वही संवैधानिक तरीके से पास गए कानून की कॉपियां फाड़ रहे हैं। इससे साफ है ऐसे लोग
न संविधान का सम्मान करते हैं न न्यायपालिका का। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में नहीं जाती, लेकिन अगर कांग्रेस और उसके साथी सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार नहीं। मैं कई दिन से देख रहा हूं कि वक्फ कानून में जो बदलाव किया गया उसकी मेरिट पर बहस हो रही है, इसका खूब सियासी इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े नेता दोनों तरफ से क्लॉज बाय क्लॉज तर्क पेश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये वक्फ बिल के वक्फ बोर्ड के कानून का मसला है ही नहीं। ये सवाल बिल के मेरिट का नहीं है, ये सवाल मजहब का नहीं है, ये सवाल कानून की खामियों और अच्छाइयों का है ही नहीं। ये मामला है सरकार और मुसलमानों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लालू यादव ने 2013 में यह कहा था कि वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा है, सख्त कानून बनना चाहिए। तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत उलमा हिंद को, मौलानाओं को बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। आज मोदी सरकार ने जो कानून बनाया, अगर ये कानून कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी की कोई मिलीजुली सरकार बनाती तो कोई बवाल खड़ा नहीं होता। मोदी सरकार लाख कहे कि वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए है, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए रिलीफ है, सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, और ये सब साबित भी कर दिया जाए तो भी मुसलमान इसे शक की निगाह से देखेंगे। उनके माइंड्स को इसी तरह से सेट कर दिया गया है। इस थिंकिंग को पुख्ता बनाने में उन फ्रिंज एलिमेंट्स का भी हाथ है जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, गौहत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा या फिर मस्जिदों के सामने डीजे बजाए। लेकिन असलियत क्या है? सरकार की नीति क्या है? राशन देने में, घर देने में, गैस देने में, बिजली देने में, कनेक्शन देने में कोई हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं किया गया। और ये बात मुसलमान मानते भी हैं, बताते भी हैं, पर सबका साथ सबका विकास पर यकीन नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमानों की अपीजमेंट की आदत पड़ गई है, कुछ लोग ये पूछेंगे कि मुस्लिम समाज रिफॉर्म्स के इतना खिलाफ क्यों है। लेकिन एक दूसरे के प्रति शक की भावना को कम करने की जरूरत है। यह ट्रस्ट डेफिसिट कानून बनाने से नहीं जाएगा, कल्याणकारी योजना बनाने से भी नहीं जाएगा। इसके लिए सबकी सोच में बदलाव की जरूरत है। किसी शायर ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। आज मध्य प्रदेश के दमोह से एक बेहद परेशान करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शख्स फर्जी डिग्रियों पर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और किसी को शक नहीं हुआ। इल्जाम है कि डॉक्टर एन जॉन कैम ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल की, हार्ट सर्जरी की और 15 लोगों की जान ले ली। पता चला कि डॉक्टर जॉन एम कैम का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। यह फर्जी डॉक्टर दमोह में ईसाई मिशनरी के मिशन हॉस्पिटल में तैनात था और ब्रिटेन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर
एम कैम की फर्जी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके काम कर रहा था। असल में जनवरी और फरवरी में इस फर्जी डॉक्टर ने 15 हार्ट सर्जरीज की। इसमें से 7 पेशेंट की मौत हो गई। जो 8 लोग बच गए वो वक्त रहते गड़बड़ी को समझ गए थे, इसलिए उन्हें परिवार वालों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। जब लगातार लोगों की मौत होने लगी तो दमोह के स्थानीय वकील ने डॉक्टर की शिकायत सरकार से की। कलेक्टर ने जांच के लिए दमोह के सीएमओ एम के जैन के नेतृत्व में टीम बनाई। जब इस डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए वो सब फर्जी निकले, झूठे निकले। परेशान करने वाली बात है कि मिशन हॉस्पिटल ने भी बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए इस डॉक्टर को नौकरी पर रखा। मामला खुला तो पुलिस ने केस दर्ज किया, डॉक्टर फरार हो गया। अब से कुछ देर पहले इस फर्जी डॉक्टर को दमोह पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। इस फर्जी डॉक्टर की शिकायत करने वाले दीपक तिवारी ने कहा उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम जांच के लिए यहां आ रही है। दीपक तिवारी ने कहा कि इस डॉक्टर ने जितनी सर्जरीज की हैं उनमें ज्यादातर आयुष्मान कार्ड धारकों की थी। इसने सरकारी पैसे का भी मिसयूज किया है। दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है। और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्य क्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने में मिला है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अब मैं आपको इस फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम की मोडस ऑपरेंडी की डिटेल बता देता हूँ। असल में इसने दुनिया भर मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जॉन कैम से मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल किया। इसी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स और फर्जी कंपनी बनाई। इसने जॉन कैम के नाम के आगे सिर्फ एन जोड़कर लोगों को धोखा दिया, जानलेवा खेल खेला। पता चला है कि नरेंद्र यादव नाम का यह शख्स पिछले 18 साल से मौत का खेल खेल रहा था। अपना प्रभाव दिखाने के लिए यह सोशल मीडिया पर फोटोशॉप करके नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। यह इतना शातिर है कि किसी शहर में ज्यादा दिन नहीं टिकता था। फर्जी डिग्री के जरिए शहर के बड़े हॉस्पिटल में काम करता था। प्रिस्क्रिप्शन भी सादे कागज पर ही लिख कर देता था ताकि पकड़ ना जाए। दमोह में इस डॉक्टर का शिकार बने मंगल राजपूत के बेटे जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता को दिल की बीमारी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर एन जॉन कैम ने उसे सोचने का भी वक्त नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड लेकर तुरंत ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद उसके पिता की मौत हो गई। और मैं मिशन अस्पताल लेके गया उनके लिए। क्या हो गया था उनको? थोड़ी दिक्कत हुई और सीने में दर्द था। तो मिशन गए तो मिशन में उन्होंने डॉक्टर लोगों ने इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, यहाँ पर भी लगाया, ये लगाया। फिर बोले कि एंजियोग्राफी होना है इनकी। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ी हमको समय दो और इसके बाद मैं अभी मतलब इस रास्ता से नहीं आया हूँ कुछ। तो बोले नहीं आयुष्मान कार्ड आप है आपका? बोले हाँ हमने है, इनका आयुष्मान कार्ड है। चले आयुष्मान कार्ड बुलवा लो, आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। उन्होंने फिर जो भी किया हो ऑपरेशन किया हो और वहाँ से लेकर आए और दूसरे बेड पर लेटा दिया। तो मैंने पिताजी ने हमसे बोले कि सांस रुक रही है मेरी। तो वो हम शीशे में से देख रहा तो फिर से वो ऐसे दबाने लगे 4-5 लोग, एक एक करके वो वेंटिलेटर पर उनको लेटा दिया। तो डॉक्टर को तो पहले से ही पता था कि ये खत्म है। पिताजी नहीं बच पाए? नहीं। पता चला कि इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया, वहाँ भी हार्ट सर्जरी की। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का दावा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र शुक्ला का ऑपरेशन भी इसी फर्जी डॉक्टर ने किया था और ऑपरेशन के बाद उनका निधन हो गया था। मुकेश नायक ने कहा इस डॉक्टर का मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, फिर उसे नौकरी कैसे मिल गई? वो इतने साल तक लोगों की जान कैसे लेता रहा? किसी को पता क्यों नहीं चला?
ये सिस्टम का फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। एक डॉक्टर है जो हृदय रोग विशेषज्ञ है ही नहीं, जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वो हार्ट के ऑपरेशन कर रहा है। ये कैसा राज्य है और लोग करवा रहे हैं। कल्पना करिए आप, इस डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दमों का मामला तो प्रकाश में आया है। इसने छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र शुक्ला जी, उनका ऑपरेशन किया था और उनका देहावसान हो गया था। इन्हें देखना चाहिए कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसके पास डिग्री है कि नहीं, पूरी जांच करने के उपरांत इन्हें अपने अस्पतालों में डॉक्टर रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये बात सही है कि फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और किसी को पता नहीं चला। मामला गंभीर है। पुलिस ने अभी इस मामले में धोखाधड़ी और ठगी का केस दर्ज किया है। इस फर्जी डॉक्टर को थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया है। ह्यूमन राइट्स की टीम सारे केसेस की जांच कर रही है। सरकार ने जबलपुर के डॉक्टर्स की एक टीम गठित की है जो उन मरीजों के परिवारों से मिल रही है, उन केसेस की जांच कर रही है जो इस फर्जी डॉक्टर ने हैंडल किए थे। जांच के बाद इस फर्जी डॉक्टर पर हत्या का केस भी दर्ज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस केस से सबक लेकर सरकार मध्य प्रदेश के सारे डॉक्टर्स के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स चेक कराएगी। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। अब तक हमने झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में सुना था जो छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव में क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करते थे। लेकिन बड़े बड़े जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मिशनरी हॉस्पिटल में कोई फर्जी डॉक्टर कई साल तक हार्ट सर्जरी करता रहा, लोगों की जान लेता रहा और उसकी असली किसी को पता नहीं चली। ये वाकई में हैरानी की बात है, सिस्टम का फेलियर है। दावा यह है कि इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ में भी लोगों की सर्जरी की। 8 मरीजों की मौत वहां भी हो गई थी। मामला खुला तो ये फरार हो गया। सवाल है कि अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस क्या कर रही थी? इस शख्स ने मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी हासिल कर ली, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, नेताओं के साथ अपनी फर्जी फोटो अपलोड करता रहा, फिर भी पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाई? ये सब पुलिस और सिस्टम में मौजूद जिम्मेदार लोगों की मिली भगत के बगैर संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए जिनकी मदद से ये शख्स इतने साल तक लोगों की जिंदगी से खेलता रहा, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात कटवा दिया। दर्जनों सरकारी बुलडोजर रात के अंधेरे में काम पर लगे और सुबह तक हरे भरे जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया। रेवंत रेड्डी की सरकार के इस एक्शन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। असल में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास 400 एकड़ में फैले कांचा गाचीबोवली फॉरेस्ट को हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इस जंगल को काटकर यहां कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहती है। विकास के नाम पर हरे भरे जंगलों को काटकर आईटी पार्क बनाना चाहती है। इसी का विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिनी फॉरेस्ट को और यहां होने वाली सभी एक्टिविटीज को रोक लगाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद भी रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारी संख्या में जेसीबी मशीन्स और बुलडोजर भेजकर जंगल को साफ कर दिया गया। इस इलाके में मौजूद वाटर बॉडीज को भरने की कोशिश की गई। जब जंगल में बुलडोजर चल रहे थे तो हजारों पशु पक्षी इधर उधर
भागते हुए दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें आई तो रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीजेपी और बीआरएस के नेता भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार जंगल की जमीन बेचकर पैसा कमाना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात में जंगल काटने के लिए बुलडोजर न भेजे जाते। इनको इस चीज तक का एहसास आज तक नहीं है कि वो काम जो किया गया वो गलत है। 10 दिन में अगर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, जुडिशियल ओवररीच की कोशिश, क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी कि 100 जेसीबी बेच के वहां के जितने एनिमल्स हैं, वहां के जितने झाड़ है, हर चीज को उगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो इसीलिए आज आंदोलन हो रहा है, इसीलिए आज नेशनल आउटरीच है कि जो चुप चुप के पूरा वहां की मिनी फॉरेस्ट को खत्म करने की जो साजिश गवर्नमेंट ने की, आज एक्सपोज हो गया। गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। आज कहते हैं कि खुद का गवर्नमेंट का जमीन है, तो गवर्नमेंट का अगर जमीन है तो चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? चुप चुप के क्यों रात में जाने की, काम करने की क्या जरूरत थी? अगर आपका जमीन है, गवर्नमेंट का जमीन है, जो बार बार कहते हैं, तो खुलेआम जाते हैं, सुबह जाते, कोर्ट को समझा के जाते हैं, कोर्ट को कन्विंस करके जाते हैं। आज क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिस लुक्स लाइक अ मिनी फॉरेस्ट एंड इट कैन नॉट बी टच्ड। आज अगर कांग्रेस का बस चला तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बेच दें, 2500 एकड़ पूरा बेचने की कोशिश में है, तो जरूर केंद्र सरकार को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी की सरकार और कांग्रेस इस मामले में कोई सीधा जवाब नहीं दे रही। सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि सभी पक्षों से बात की जा रही है। सरकार ने सिर्फ अपनी जमीन को खाली करवाया है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, बीआरएस को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर राव की सरकार ने हजारों एकड़ जमीन बेच दी, लाखों पेड़ काटकर शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। विपक्षी तो बोलते हैं केसीआर 10,000 से ज्यादा एकड़ लैंड हैदराबाद के प्राइम प्रॉपर्टी बेचे सो है, 1 लाख से ऊपर लैंड डिफॉरेस्ट करा है। उनको क्या हक है बोलने के लिए? हैदराबाद और तेलंगाना को तबाह करे सो लोग, आज बोलने का हक नहीं है। सरकार में जो भी डिसीजन लेना है, रेवंत रेड्डी साहब एज चीफ मिनिस्टर विल टेक द डिसीजन। तो अल्टीमेट डिसीजन बाद में लेंगे, सबसे सोच विचार करना, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक वसूल है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट मामले में बीजेपी ने भी रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र सरकार इस लैंड को हैदराबाद यूनिवर्सिटी को देने के पक्ष में है, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार इस लैंड का ऑक्शन करके सरकार चलाना चाहती है, ये ठीक नहीं है। तेलंगाना सरकार इस लैंड को ऑक्शन करके इसको पैसे के द्वारा सरकार चलाना चाहते हैं। इस लैंड को जो अभी एनिमल्स है, बर्ड्स है, वाटर टैंक्स है, इको जोन है, इस लैंड को बिल्कुल ऑक्शन करना गलत है। इस लैंड के लिए आगे और डेवलप करना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन ना के डेवलप करना चाहिए। 400 एकड़ में फैले जंगल को विकास के नाम पर काटा जाए, इससे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फॉरेस्ट में पेड़ पौधों की 75 किस्में हैं, पशु पक्षियों की 233 स्पेशीज हैं, कई एंडेंजर्ड एनिमल्स और बर्ड्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये जंगल पूरे हैदराबाद को सांस लेने लायक ऑक्सीजन देता है। अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। शायद ये सब बातें देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल को काटने पर रोक लगाई थी। अब रेवंत रेड्डी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने रात के अंधेरे में इस मिनी फॉरेस्ट पर बुलडोजर क्यों चलवाए। अगर विकास के लिए काम इतना ज़रूरी था तो दिन के उजाले में ये काम क्यों नहीं किया। अभी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन रोकने की तहव्वुर राणा की पिटीशन खारिज कर दी है। इसके बाद अब उसे भारत लाया जा सकेगा। 26 सितंबर 2011 को मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कई बहादुर पुलिस वालों की भी शहादत हुई थी और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा था। अब उसे भारत लाया जाएगा और उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। अब एक ऐसी खबर
जो सबको सावधान करने वाली है। जिन संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन घर घर में सुने जाते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज अब डीप फेक का शिकार हो गए हैं। आजकल कई वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। ये फर्जी वीडियोस हैं, ये एआई की मदद से बनाए गए हैं। इन वीडियोस में संत प्रेमानंद जी महाराज की आवाज़ है और उनके उपदेश हैं, जिन्हें गलत तरीके से बदलकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी आवाज़ में पूजा श्रृंगार का सामान और फिर किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करते हुए बेचते हुए दिखाया जा रहा है। इसे लेकर प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से ऐतराज जताया गया है। आज उनके आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पारिकर ने एक नोटिस जारी करके ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें न करें, ऐसे वीडियोस न बनाएं और न उसे शेयर करें और प्रेमानंद जी महाराज की गरिमा को बनाए रखें। संत प्रेमानंद जी समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत सीधी सीधी सच्ची बातें कहते हैं। उनकी वाणी को, उनके उपदेशों को एआई के माध्यम से बदलकर सोशल मीडिया पर डालना घोर अपराध है। उनके नाम पर सामान बेचना गुनाह है। मैं ऐसे वीडियोस के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। मेरे नाम से भी बार बार दवाइयां बेचने वाले, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने वाले वीडियोस बार बार आते हैं, लेकिन मैंने कोर्ट से आदेश लिया हुआ है और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उस कोर्ट के डायनेमिक ऑर्डर के जरिए उस वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के लोगों को यही सलाह दूंगा कि वो भी कोर्ट में जाएं, इसे चैलेंज करें, कोर्ट से डायनेमिक ऑर्डर लें, ताकि महाराज जी की आवाज़ में सामान बेचते हुए या फिर बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने वाली वीडियोस को डिलीट कराया जा सके। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।